हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सब ठीक है। अच्छा, तो क्या चल रहा है आजकल। हम लोग तो अभी डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में अभी मुझे लग रहा है हमने इनवर्स निकालना देख लिया है, ठीक है। कैसे इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। और फिर उसके पहले हमने एडजॉइंट ए निकालना देखा था, उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक नया टॉपिक देखना है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो है हमारा डिटर्मिनेंट का यूज क्या करते हैं, ठीक है। यूज क्या होता है डिटर्मिनेंट का। जैसे हमने डिटर्मिनेंट तो पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन इसको कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। तो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, और वो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का भी होता है, 3 वेरिएबल्स का भी होता है। तो दोनों टाइप के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हम डिटर्मिनेंट का यूज कैसे करते हैं। आगे आप 4 वेरिएबल्स का भी सॉल्व कर सकते हो, 5 वेरिएबल का भी सॉल्व कर सकते हो डिटर्मिनेंट के हेल्प से, ठीक है। डिटर्मिनेंट इस मामले में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलो हम दो टाइप के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, एक 3 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो, आप जो 2 वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन होगा उसके लिए 2 इक्वेशन होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तभी हम उन दोनों इक्वेशन से दोनों वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल का इक्वेशन है तो 3 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, इसलिए 3 इक्वेशंस चाहिए, ठीक है। और फिर उन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, अब हमें तो पता चल गया कि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए। लेकिन ये जो सॉल्यूशन होगा उसका एक्स वाई की वैल्यू या एक्स वाई जेड की वैल्यू जो होगा वो कितने टाइप का होगा, ठीक है। एक तो होगा ऐसे, अगर हम 2 वेरिएबल की ही बात करें तो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि जो भी 2 वेरिएबल का इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। सेम केस होगा 3 वेरिएबल में, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन भी हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो जाएगा और नो सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वेरिएबल के लिए भी और 3 वेरिएबल के लिए, दोनों के लिए भी 3 केस बनेंगे, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ठीक है। और उन तीनों केस को हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। एक बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मीनिंग होता है या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मीनिंग होता है नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर आपके पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग हुआ या तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर आपके पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, इसका मीनिंग हुआ नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालने में डिटर्मिनेंट का क्या हेल्प है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास है 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जब आपके पास है 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, तो ये 2 वेरिएबल को जनरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, ठीक है। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ऐसे हम 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप इसमें देखो, जो a1x प्लस b1y है और c1, ये दोनों वेरिएबल को हम डिटर्मिनेंट के हेल्प से तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इन दोनों वेरिएबल को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में या मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल्स टू, ठीक है, a इज इक्वल टू लिखेंगे a1 b1 a2 b2, ठीक है। a हम लिखेंगे a1 b1 a2 b2। फिर उसके बाद हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू, ठीक है, x हम लिखेंगे एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे ये कैपिटल X है, और ये जो एक्स वाई है, यहाँ पे जो एक्स वाई है ये वेरिएबल है दोनों। और उसके बाद हम लिखेंगे b इज इक्वल्स टू c1 c2, ठीक है।
a इज इक्वल टू हमने इसके कॉफिशिएंट का एक डिटर्मिनेंट बनाया है, वो है a1 b1 a2 b2। x जो हमने लिखा है x y और जो हमने b लिखा है वो c1 c2, ठीक है, यही है हमारा। अब ये जो 3 मैट्रिक्स हैं, इन तीनों मैट्रिक्स को हम कैसे लिखें कि ये दोनों इक्वेशन रिप्रेजेंट हो जाएं, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड रिप्रेजेंट हो जाए। तो इन दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें तीनों मैट्रिक्स को ऐसे लिखना पड़ेगा, ax इज इक्वल टू b, ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा और इक्वल्स टू ये है इक्वल्स टू और b का मीनिंग हुआ ये, ठीक है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे ax इज इक्वल्स टू b, ठीक है, या फिर ऐसे बोलें इसको, ये हमने लिखा a1 b1 a2 b2, फिर उसके बाद x का मीनिंग हुआ x y, फिर यहाँ पे इज इक्वल्स टू b का मीनिंग हुआ c1 c2, ठीक है, ax इज इक्वल्स टू b हमने ये लिख दिया, ठीक है। तो ये था हमारा 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन, जिसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिर्फ ये देखा हमने कि मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब इसके बाद है हमारा 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, ठीक है, 3 वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, इसको हम कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ये देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल के हमने ऐसे 2 इक्वेशन बनाया, वैसे 3 वेरिएबल के लिए आपको 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, ठीक है। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है x y z, ठीक है। फिर उसके बाद है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। फिर उसके बाद है a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है। हमने ये 3 इक्वेशन ले लिया, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड, ठीक है। अब जो हमारे पास 3 इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है। अब इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, ये हमने a लिख लिया। फिर उसके बाद x इज इक्वल टू, x जो है ये हो गया x y z, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिखा b इज इक्वल टू d1 d2 d3, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पे जैसे हम लिखते थे a क्या है, x क्या है, b क्या है, वैसे यहाँ पे लिखते हैं a क्या है, x क्या है, b क्या है, ठीक है। a क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, x क्या है वेरिएबल्स और b क्या है कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब इसी को अगर हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहें, इसको अगर हम इक्वेशन को लिखना चाहें कि कैसे मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन आएगा, इन तीनों मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करें तो इक्वेशन आएगा, तो ये आएगा ax इज इक्वल टू b, ठीक है। ax इज इक्वल टू b, देखो यहाँ पे भी है ax इज इक्वल टू b, यहाँ पे भी है ax इज इक्वल टू b, ठीक है। या फिर ऐसे बोले a है हमारा ये वाला वैल्यू a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3, फिर c1 c2 c3, ठीक है। और x जो है हमारा x y z, ठीक है। ax इज इक्वल टू b जो है हमारा d1 d2 और d3, ठीक है। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। इससे होगा क्या, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिलेगा, वो ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। और इधर d1 d2 d3, और दोनों साइड कंपैरिजन करोगे इक्वल, तो फर्स्ट जो एलिमेंट होगा इधर वाले मैट्रिक्स का वो इसके इक्वल होगा, सेकंड इधर वाले का इसके इक्वल होगा, थर्ड इधर वाले का इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी ये देखा कि कैसे 2 वेरिएबल्स को और 3 वेरिएबल को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो 3 वेरिएबल था, उसको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखना है, और दोनों में एक चीज़ कॉमन आएगा, ax इज इक्वल टू b, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है हमारा, ठीक है,
उसके कितने टाइप के सॉल्यूशन है। तो जनरली हम दो टाइप के सॉल्यूशन लिखेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और ये जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है इसमें या तो फिर हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, या तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, और दूसरा है हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, हमने दो टाइप का सॉल्यूशन लिखा। फर्स्ट में कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, ये मीनिंग नहीं कि कौन सा सॉल्यूशन होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए या इनफाइनाइट होना चाहिए। सॉल्यूशन है तो उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। ठीक है, या फिर यूनिक हो सकता है या फिर इनफाइनाइट हो सकता है, या दोनों तो नहीं हो सकता, या तो यूनिक हो सकता है या तो इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मीनिंग हुआ कि सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग हुआ नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन हो गए, एक हुआ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और दूसरा हुआ इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि जो हमारे पास इक्वेशन है उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम लिखेंगे उसको ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, यही हम लिखेंगे उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ax इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ax इज इक्वल टू बी हमने उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप ax इज इक्वल टू बी से हम कैसे वैल्यू सॉल्व करेंगे, कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, या जितने भी वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है तो कैसे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, 3 वेरिएबल है तो कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जो इक्वेशन हमारा आया वो था ये ax इज इक्वल टू बी, ये आया था। ठीक है, यहाँ पे a क्या था, x क्या था, b क्या था, तीनों हमें पता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई a इनवर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब हम दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, अब ये जो पार्ट है a इनवर्स a, इसका मीनिंग होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इनवर्स, किसी इनवर्स और उस मैट्रिक्स से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे हमें आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स Ix इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, अब आप देखो ये जो x है ये भी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये जो I है ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो I जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो यही मैट्रिक्स मिलता है। अगर I ने A के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो A मिलेगा, I अगर B के साथ मल्टीप्लाई होता है तो B मिलेगा, I अगर X के साथ मल्टीप्लाई होता है तो X मिलेगा। तो यहाँ पे आया हमारा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, x जो हुआ वो हुआ a इनवर्स इंटू b। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू तो लिख लिया a इनवर्स b। तो जो x था वो क्या था हमारा, यहाँ पे x था, x इज इक्वल टू था हमारा ऐसे x y z। ठीक है, और ये जो a क्या था, a इज इक्वल टू था हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये था हमारा a। ठीक है, a इज इक्वल टू a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, और जो हमारा b था वो b था कितना, d1 d2 d3। ठीक है, ये था। ठीक है, और जो इक्वेशन था वो क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन था। तो इस इक्वेशन के थ्रू जब हमने सॉल्व करेंगे तो उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो ये सॉल्यूशन आएगा, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, ये सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a इनवर्स निकालना पड़ेगा, उसको b से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम x से, यानी कि इससे हम कंपेरिजन कर देंगे तो x y और z की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है,
अब आप देखो, हमने दो टाइप के सॉल्यूशन देखा, एक देखा हमने कंसिस्टेंट और दूसरा हमने देखा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। तो कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, ये देखते हैं। उसके लिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो नहीं होता है, ठीक है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं होता है तभी तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखते हैं इसको, हमारा x की वैल्यू ये आया a इनवर्स इंटू वी। अब केस फर्स्ट केस हम लेते हैं। फर्स्ट केस में है हमारा केस फर्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। फर्स्ट केस में है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो। जब डिटर्मिनेंट a की वैल्यू जीरो नहीं होता है, इसका मीनिंग हुआ जो a है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो a जो होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब आप देखो, a हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन इन्वर्स ऑफ a एग्जिस्ट, इन्वर्स ऑफ a एग्जिस्ट, a का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब a का इन्वर्स तो एग्जिस्ट कर गया, अब हम उसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू a इन्वर्स b था ना, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू a इन्वर्स b। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हेंस वी कैन गेट यूनिक सॉल्यूशन ऑफ x, y एंड z, ठीक है। तो जब हमारे पास डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, उस केस में ए जो होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और उस केस में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तब हम यहाँ पे पुट करेंगे उसकी वैल्यू और फिर x की वैल्यू हमें इन्वर्स b लिखेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं x, y एंड z, ठीक है ना। ओके, ये तो हमने देख लिया। अब इसके बाद सेकंड केस, अगर डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू जीरो हो गया तब क्या होगा, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इक्वल्स टू जीरो हो गया तब क्या होगा, ठीक है। उस केसेज में हमें क्या करना है, जब डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू जीरो हो गया। केस टू, सेकंड केस, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो होगा, देन लेट्स फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। उस केस में हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू निकालना है। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा तो हमें पता चल गया डिटर्मिनेंट ए जीरो है, ठीक है, तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और जब इन्वर्स ऑफ ए एग्जिस्ट नहीं करता है तब हम क्या करते हैं, उस समय हम निकालते हैं एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है। एडजॉइंट ए इंटू बी निकालते हैं और उसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। तो जब एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो आता है, ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आता है, मीन्स जीरो नहीं आता है, ठीक है। वैसे केसेज में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। जब एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स देन नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि नो सॉल्यूशन कब होगा, जब एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो होगा तभी नो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज अभी हम नहीं बता सकते, ठीक है। सिर्फ ये कंडीशन याद रखना है कि जब एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो है तब नो सॉल्यूशन हो, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी है। एक तो हमने क्या निकाला, एडजॉइंट ए इंटू बी, ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। सेकेंड पार्ट में इफ
इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सेकेंड पार्ट में जब एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ जाता है तब क्या करेंगे, ठीक है। जब एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 आता है तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा या क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या क्या होगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम देख चुके हैं, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब इधर जो बात किया जा रहा है, दो सॉल्यूशन की बात किया जा रहा है, या तो नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। जब एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो कंफर्म है कि नो सॉल्यूशन ही होगा। लेकिन जब एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 होता है उस केसेस में आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। उस केस में हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्या होगा, नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। जब एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इनफाइनाइट है या नो है, ठीक है, कैसे पता चलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, क्योंकि देखो यहाँ तक हमारे लिए डिसीजन हो गया है। एडजॉइंट इंटू बी जब नॉट इक्वल टू 0 आया तो डिसीजन हो गया है, जब डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 तो डिसीजन हो गया है। लेकिन जब एडजॉइंट इंटू बी इक्वल टू 0 आया तब डिसीजन नहीं हुआ है, और उस केसेस में हमें डिसाइड करना है कि कौन सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो अब आप देखो उस केसेस में हम कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है कि तीनों इक्वेशंस को देखना है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप डायरेक्ट इक्वेशन को देख के पता कर सकते हो कि इनफाइनाइट है या नहीं। कैसे पता कर सकते हो, जैसे आपके पास जो इक्वेशन था a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है। आपके पास यही 3 इक्वेशन थे, ठीक है। अब इन तीनों इक्वेशन को देख करके आपको पता करना है कि इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे या नहीं होंगे। तो कैसे पता करोगे आप, देखो आप जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो सारे इक्वेशन एक ही इक्वेशन बन जाते हैं तभी इनफाइनाइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब सारे इक्वेशन का ग्राफ एक ही लाइन पे चले जाता है तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि जब 2 इक्वेशंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो जब उसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो दोनों का ग्राफ एक ही लाइन पे आता है, ठीक है। मीन्स दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन होता है, सिर्फ रेशियो के फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही देखेंगे कि a1 a2 a3 एक फिक्स रेशियो में होना चाहिए। ये तीनों इक्वेशन एक फिक्स रेशियो में होता है, फिक्स रेशियो, ठीक है। अगर ये तीनों इक्वेशन इधर भी और यहाँ भी, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी अगर फिक्स रेशियो में होता है तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नो सॉल्यूशन होगा। क्योंकि यहाँ पे हमने कंफर्म कर लिया इनफाइनाइट तो दूसरा ऑप्शन फिर से हो गया हमारे पास नो सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे देखो आप ये हो गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 5। एक एग्जाम्पल बताता हूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल देखो, जैसे आपके पास है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, ठीक है। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। तीसरा इक्वेशन है 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 6। अब आप देखो ये जो 3 इक्वेशन है ये तीनों इक्वेशन एक फिक्स रेशियो में है, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन डिफरेंट नहीं, एक ही इक्वेशन है। जब आप इसमें से 3 कॉमन निकालोगे तो ये इक्वेशन आएगा, जब आप इसमें से 2 कॉमन निकालोगे तो फिर से ये इक्वेशन आएगा। तो ऐसे इक्वेशंस का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। इसलिए इनफाइनाइट होते हैं कि जब आप तीनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक ही लाइन पे चले जाएंगे, तो हर जगह पे मिल रहे हैं ये तीनों इक्वेशंस, इसलिए इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे भी हमें पता चल गया इनफाइनाइट को हम चेक कर सकते हैं। जब इनफाइनाइट को चेक कर लिए तो इनफाइनाइट अगर है तो फिर नो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो उसका आंसर हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट नहीं है, मीन्स इस फॉर्म में नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है, तो फिर उसका सॉल्यूशन हुआ क्या, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट नहीं है तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इनफाइनाइट है तो फिर नो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट केस है। लेकिन जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं यहाँ तक नहीं आते, यहाँ तक भी बड़ी मुश्किल से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कंपटीशंस में यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। कंपटीशंस के क्वेश्चन यहाँ तक आ सकते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन यहाँ तक आते हैं, ठीक है, और यहाँ तक आते हैं, ठीक है।
तो एक बार सारा कंसेप्ट आपको बिल्कुल पता रहना चाहिए, तभी आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सोच सकते हो कि कौन सा सॉल्यूशन है और कैसे निकाल सकते हो, और कुछ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो ठीक है, तो ये सारा कुछ आप लोगों ने नोट कर लिया है मुझे लग रहा है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। हमने थ्योरम तो बहुत सारे पढ़ लिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि क्वेश्चन हमें निकालना है। मुझे लग रहा है सारे लोगों को थ्योरम का कंसेप्ट तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 2x प्लस 5y 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 है, इसको सॉल्व करना है। तो ये जो इक्वेशन है आप इसको देख रहे हो तो लग रहा है कि कितना सिंपल है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो सिंपल तो है, लेकिन हमें कौन से मेथड से करना है, वो अलजेब्रिक मेथड जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था वैसे नहीं करना है, इसको एलिमिनेशन से ऐसे नहीं करना है, ठीक है। हमें कैसे करना है अभी सॉल्व, मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे दिया होगा आपको लिखा होगा सॉल्व फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y बाई मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, बाई मैट्रिक्स मेथड, ये आपको लिखा होगा, ठीक है। अब इसको हम मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं सबसे पहले लिखते हैं a की वैल्यू। a क्या होता है भाई, 2 5 3 2 हो गया। ये कैसे लिखा हमने, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 5, x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 2। फिर उसके बाद हम लिखते हैं x क्या होगा, x y। फिर उसके बाद हम लिखते हैं b क्या होगा हमारा 1 7, ठीक है। हमने a लिख लिया, x लिख लिया, b लिख लिया, ठीक है। अब जो हमने फॉर्मूला देखा था x इज इक्वल टू था a इनवर्स इंटू b, ये फॉर्मूला था, ठीक है ना। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 हो जाता है तब तो a इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट a की वैल्यू निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट a जो होगा हमारा होगा 4 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 11, 2 2 जा 4, 5 3 जा 15, 4 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 11, ठीक है। डिटर्मिनेंट a हो गया हमारा माइनस 11। अब हमें निकालना है a इनवर्स की वैल्यू। नाउ फाइंड a इनवर्स, ठीक है। a इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालेंगे, अगर आपको एडजॉइंट वाले सारे कंसेप्ट याद है तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताया था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मेथड है, किसके लिए, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए। तो उसमें क्या होता है, ये जो है डायगोनल इसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर देते हैं, और ये वाला जो डायगोनल है इसके एलिमेंट के साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट a इज इक्वल टू होगा, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 2, क्योंकि पहले से 2 2 था, इंटरचेंज किया तो 2 2 ही रह गया। ये 5 है तो ये हो गया हमारा -5, ये 3 है तो ये हो गया हमारा -3, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। अब इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a से डिवाइड करना है, तो a इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट a की वैल्यू कितना है, -11, 1 अपॉन -11 इंटू 2 -5 -3 2, ठीक है। ये जो माइनस साइन है ना इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। a इनवर्स तो हमने निकाल लिया, तो एक काम करते हैं सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 अपॉन -11 है, इन सबसे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा -2/11, 5/11 प्लस 3/11 फिर -2/11, ठीक है। ये हमने लिख दिया a इनवर्स की वैल्यू। अब जो x है, x क्या है हमारा, x एंड y, यही है ना, x इज इक्वल टू a इनवर्स -2/11, 5/11, 3/11 -2/11। x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b की वैल्यू कितना है, b है 1,7, ठीक है, b ये है। तो x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b है 1,7। अब देखो आप इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये इससे होगा तो -2/11 इंटू 1 हो जाएगा -2/11,
5/11 इंटू 7 हो जाएगा, 7 5 जा 35/11, 35/11 माइनस 2/11 कितना हुआ 35 माइनस 2 33/11, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3/11 माइनस 14/11, 3 माइनस 14 कितना होता है -11 डिवाइड बाई 11, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 3 और ये हो गया -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया हमारा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से होगा x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। x की वैल्यू होगा 3 और y की वैल्यू होगा हमारा -1, ठीक है। ये हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1, यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये 2/2 ऑर्डर का था, ये बिल्कुल सिंपल था। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। वो भी सिंपल ही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 3/3 ऑर्डर का, इसको देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 2y प्लस 3z, 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8। फिर उसके बाद 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर उसके बाद 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4, ठीक है। हमें यहाँ पे x, y और z की वैल्यू निकालना है बाय मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो x, y, z निकालना है, फाइंड x, y एंड z बाय मैट्रिक्स मेथड, ओके। अब आप देखो, सबसे पहले आपको लिखना है a की वैल्यू 3 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 3, फिर 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2, 4 माइनस 3 2, ठीक है। ये हमने लिखा a की वैल्यू, ओके, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब इसके बाद हम लिखते हैं x की वैल्यू, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं b की वैल्यू, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। a हो गया, x हो गया, b हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें पता है कि होता है ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b, यही फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखते हैं कैसे निकलेगा। ये 3 है तो ये 3 इंटू ये हो गया 2 प्लस 3 2 माइनस 3 ना, हाँ 2 1 जा 2 माइनस 3, ठीक है। फिर उसके बाद 3 इंटू इतना, फिर प्लस 2 इंटू कितना प्लस 2 है तो ये हो जाएगा 4 फिर प्लस 4 प्लस 4, ठीक है। 4 माइनस 4 प्लस 4, फिर उसके बाद प्लस माइनस प्लस 3 इंटू ठीक है, प्लस 3 इंटू हो जाएगा -6 माइनस 4, ठीक है। प्लस 3 इंटू हो गया -6 माइनस 4, ठीक है, -6 माइनस 4। तो ये वैल्यू होगा हमारा 3 इंटू 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 प्लस 4 8, प्लस 8 इंटू 2 हो गया 16, -6 माइनस 4 -10 प्लस 3 हो गया -30, ठीक है। 10 3 जा 30, हाँ ठीक है। अब ये हो गया -3 प्लस 16 माइनस 30 कितना हो जाएगा -33 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना 17 -17, ठीक है। अब हमारा वैल्यू आ गया -17, किसकी वैल्यू आया भाई डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि जब हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे तभी तो ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। तो एडजॉइंट ए जो है उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा A11 कितना होगा A11 मीन्स इसका वैल्यू ये हो जाएगा 2 माइनस 3, 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस 1, A12 कितना होगा 1112, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 4, A12 2 2 जा 4 माइनस 4 प्लस 4 8, लेकिन एक माइनस का साइन लगेगा। फिर उसके बाद A13 इज इक्वल टू हो जाएगा -6
-4 -10, ठीक है। फिर उसके बाद 8 to 1 कितना होगा, 1 1 1 2 1 3, 8 to 1 ये हो जाएगा हमारा -4 प्लस 9, -4 प्लस 9 कितना होता है 5, और एक माइनस साइन लगेगा क्योंकि यहाँ पे है ना 8 to 1, तो माइनस साइन लगेगा। फिर 8 to 2 और ये हो जाएगा 6 -12, 6 -12 कितना माइनस, और ये पॉजिटिव है। फिर उसके बाद 8 to 3 और 8 to 3 हो जाएगा हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा -9 प्लस 8 माइनस 9 कितना -1, -9 प्लस 8 कितना -1, और हम 8 to 3 निकाल रहे हैं तो एक माइनस साइन होगा तो ये प्लस हो गया। फिर उसके बाद A31 इसका ये कितना हो जाएगा 2 - 3 कितना -1 प्लस माइनस प्लस, तो ये हो गया -1। फिर A32 कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा -3 -6, -3 - 6 इज इक्वल टू -9, ठीक है। और यहाँ पे है इसलिए एक माइनस लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद A33 कितना हो जाएगा प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 -4, तो 3 + 4 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सारे को फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके बाद हम एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, C डैश होता है ना। C डैश का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ C मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम डायरेक्ट ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये 1 1 यहाँ पे होता है, 1 2 1 1 1 2 1 3। अब इसको हम ऐसे करके लिख लेते हैं 1 1 1 2 1 3, हम ट्रांसपोज को डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 -8 -10 -5 -6 1 2 1 2 2 2 3 ऐसे हो गया। फिर उसके बाद -1 9 and 7, ये हमने लिख लिया एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए के बाद हमें क्या लिखना है, ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारा एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ए कितना है -17, तो ये हो गया हमारा -1/17 इंटू एडजॉइंट ए है हमारा -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ठीक है। -1/17 इंटू ये है हमारा एडजॉइंट है। तो ए इनवर्स हमने निकाल लिया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है, ठीक है। अब आप देखो फॉर्मूला क्या था एक्स का, ए इनवर्स इंटू बी। तो x इज इक्वल टू होता है ए इनवर्स इंटू बी। अब b क्या है भाई, b है 814, ठीक है। तो 814 तो ये आएगा हमारा -1/17 इंटू -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ठीक है, इंटू b, ठीक है। b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू है हमारा 814, ठीक है। तो a इनवर्स इंटू बी हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारा -1/17 इंटू कितना आएगा -8 -5 -13 और -4 -13 -4 कितना -17। फिर उसके बाद ये आ जाएगा -64 -6 कितना होगा 64 और 6 होता है 70 -70 प्लस 36 -70 प्लस 36 9 4 जा 34 ये हो जाएगा -34, ठीक है। फिर उसके बाद -80 प्लस 1 -80 प्लस 1 -79 प्लस 28 ठीक है। तो ये हो गया -51। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आएगा, हाँ -1/17 से डिवाइड भी करना है ना, तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +3, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू ये आया 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं।
यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। x का मीनिंग होता है x y z, ठीक है। और a इनवर्स इंटू बी की वैल्यू आया है 1 2 एंड 3। अब आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे कि x क्या है, y क्या है, z क्या है। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2, z की वैल्यू है 3, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि कैसे 3 वेरिएबल इक्वेशन को हम x y z की वैल्यू निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसमें ए इन्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, एडजॉइंट ए की ज़रूरत पड़ती है, पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर ऑलमोस्ट लग जाता है, तब ये सॉल्व हो पाता है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, सिंपल मेथड है, ठीक है। तो ये हमने मेथड देख लिया, लेकिन अगर आपको देखना है कि नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, तब उसके लिए हम चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए 1-2 एग्जाम्पल मैं अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।